नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार द लीगल संकल्प में। आज हम अपनी क्लास नंबर 10 को देखेंगे, जो हमारी BNS को लेकर सीरीज चल रही है AIBE 20 एग्जाम को लेकर। तो आज हमारी उसकी क्लास 10 है। इससे पहले 9 क्लासें हो चुकी हैं। जिसने ना देखी हो अभी तक, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आराम से उनको देख सकता है। सारी स्पष्ट रूप से क्लासें हैं। हैंड रिटन नोट्स से पढ़ा रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स की वैल्यू सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी एक सब्जेक्ट का भी कभी नोट्स बनाया होगा। तो आपका जो है अध्याय चैप्टर 14 जो है वो चल रहा था, मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में, जिसके आधे सेक्शन में करा चुका था। चैप्टर ज्यादा बड़ा था, इसलिए 2 वीडियो में लेकर चल रहा हूँ। एक में रखता तो वो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता। आज ये हमारा सेकंड पोर्शन है इस चैप्टर का, तो इसमें जितने भी बचे हुए सेक्शन थे वो सारे कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आपको बता दें कि 1 मिनट पहले हमारी बात ये और समझ लीजिए आप कि आज की जो क्लास है उसमें आपको एकदम स्पष्टता मिलेगी। आज की क्लास मैंने बहुत आराम बैठकर अपने हाथों से लिखी है। आपको देखने में भी लग रही होगी, हाँ दूर दूर लिखा है, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, साफ सुथरा सब कुछ है। हर व्यक्ति को अपने आप को प्रतिदिन थोड़ा बहुत अपडेट करता रहना चाहिए। मैं तो कर ही रहा हूँ, आप लोग भी अपडेट करें। आप लोग भी थोड़ा वेयर एक्ट उठाने लगें। जो क्लास लिया करो, फिर उसके बाद थोड़ा वेयर एक्ट हो और देख लिया करो, जिससे चीज़ें आपके दिमाग में एकदम छप जाएं। और मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं वेयर एक्ट से रिलेट करके ही पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग जरूर वेयर एक्ट जरूर देखा करें। इतनी हमारी बात जरूर मान लें। मैं आपको फ्री में पूरी क्लासें दूंगा, सब कुछ कराऊंगा, लेकिन कुछ तो आप करें। मेहनत तो आप कर ही सकते हो। मैं 3-3 घंटे बैठकर लिख रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, फिर उसको पब्लिश कर रहा हूँ, आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो आप कम से कम 1-1.5 घंटे ही मेहनत कर लिया करें। 25-30 मिनट की क्लास ले लिया करें, उसके बाद आधे 1 घंटे वो जो कुछ पढ़ा करें वो सब डायरेक्ट में देख लिया करें। एकदम से आपका क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेन मैं कर ही देता हूँ। ये भी नहीं करेंगे तो भाई ये तो फिर गलत बात हो जाएगी, फिर ऐसे मजा नहीं आने वाला है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि कहीं कोई समस्या मालूम पड़े, कोई बात हो, आप लोग तुरंत उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बता जरूर दें। यूपी एपीओ को लेकर भी कई कमेंट आ रहे हैं। फोन भी किया हमारे पास लोगों ने कि सर उसका क्या करने वाले हैं, वैकेंसी आने वाली। तो आपको बता दें, अभी पहले कुछ सेक्शन थोड़े देख लेते हैं, फिर उसके बाद 1 मिनट जरा चर्चा यूपी एपीओ को लेकर भी करेंगे। तो क्लास हमारी है 10 और सेक्शन है हमारा 246। 245 तक हम पिछली क्लास में 9 वाली क्लास में कवर कर चुके हैं। तो आज 246 धारा 246 से शुरुआत करने। क्या कहती है कि बेईमानी से न्यायालय में झूठा दावा करना। सीधी बात यह है कि बेईमानी से न्यायालय में झूठा दावा करना मतलब किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए और खुद फायदा लेने के लिए किसी भी राशि, उपहार, संपत्ति या किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य जिससे खुद फायदा हो और दूसरे को हानि हो, उसके लिए बेईमानी तरीके से न्यायालय में झूठा दावा कर दे रहे हैं। ऐसा करना क्या है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा अगर कोई अपराध करता है तो ऐसा अपराध करने वाले के लिए 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है 247 धारा 247। क्या कहती है? धोखाधड़ी से देय ना होने वाली राशि के लिए आदेश प्राप्त कर लेना। मतलब कोई राशि है जो मतलब एक किसी व्यक्ति के लिए नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। अब क्या है, आपका उससे नाम मिल जुल रहा है, या आप उसके दूर के परिवार के सदस्य हैं, या आप उसके अड़ोसी पड़ोसी हैं। जो मुख्य व्यक्ति है उसको जानकारी नहीं है, उसको सूचना नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, धोखाधड़ी से अपना नाम चढ़वा लिया या अपने नाम के लिए आदेश करा लिया, या उस राशि को पाने के लिए कुछ धोखाधड़ी की, कुछ साठगांठ की और अपने नाम के ऊपर उसको प्राप्त कर लिया या आदेश करा लिया। अगर ऐसा कोई भी कार्य जो है कि धोखाधड़ी करना, ये तो गलत है ही स्पष्ट रूप से। तो ऐसा करना क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा अगर कोई करता है तो सेक्शन 247 के अकॉर्डिंग 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। पनिशमेंट अगर देखा जाए तो 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सेक्शन हमारा है 248 धारा 248। क्या है? नुकसान पहुंचाने के आशय से झूठा आपराधिक आरोप लगाना। किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है, उसको फंसाने के लिए उसके ऊपर झूठा आपराधिक आरोप लगाया जा रहा है। मतलब फालतू में ही कि मतलब इसने हमें मेरा गला दबाने की कोशिश की, या मुझे मेरे ऊपर बंदूक तान दी, मुझे मारने की कोशिश की। इसका सबसे अच्छा एक उदाहरण आप लोग समझ लें कि जब भी कोई व्यक्ति कैसे किसी दुकान पर गया कोई सामान लेने के लिए,
वहाँ किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई, बहस हो गई, बहस इतनी बढ़ गई कि वो हाथापाई पर तब्दील हो गई। तो जब हाथापाई हो जाती है, वहाँ लड़ाई झगड़े जब हो जाते हैं, तो जो दुकानदार होता है उसका सबसे पहला जो आरोप होता है वो ये होता है कि थाने में जाकर सबसे पहले जो आप वो प्रार्थना पत्र देता है उसमें क्या कहता है कि इन्होंने हमारी गोलक में हाथ डाला, पैसे निकाल लिए और हमारे ऊपर तमंचा तान दिया। तो ये क्या है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से झूठा है, झूठा आपराधिक आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, कुछ बहस हुई, नोक-झोंक हुई, वो चीजें ठीक है, क्लियर हो जाएंगे, लेकिन एकदम पूरी तरीके से झूठा आपराधिक आरोप लगा दिया। तो इसमें क्या, अगर कोई ऐसे झूठा फंसाता है तो अगर बात इसमें क्या है, इसमें 2 कारावास की जो है आपकी सजा को लेकर 2 प्रावधान किए गए हैं। क्या है प्रावधान? एक तो आपका साधारण दंड है, दूसरा गंभीर मामला। जैसे अगर साधारण कोई बात है तो उसमें अगर कोई झूठा फंसा रहा है तो ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को 5 वर्ष का कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। ठीक है, जुर्माना कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो जो न्यायालय में जो जज साहब बैठे हुए हैं वो किस मूड में बैठे हुए हैं। ज्यादातर सजा का जो प्रावधान होता है वो केस की गंभीरता के ऊपर होता है, और जज साहब उस केस को लेकर कितने गंभीर है इस पर डिपेंड करता है। जो सजा देखा पड़ी में होती है वो तो रहती है, उसको थोड़ा कम करना और ज्यादा बढ़ाना जिसमें जो प्रावधान होता है वो पूरा जो जज साहब बैठे होते हैं उन्हीं के मूड और केस की गंभीरता के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर कोई गंभीर मामला है तो 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, 249 धारा 249 क्या कहती है? अपराधी को शरण देना। मतलब कोई अपराधी है, चोरी करके आया है, पता है स्पष्ट रूप से, या मर्डर करके आया है, या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके आया है, या किसी को मार के आया है, कोई भी कार्य ऐसा करके आया जो अपराध की श्रेणी में आता है, और किसी व्यक्ति द्वारा उस अपराधी को शरण दी जा रही है, छिपाया जा रहा है, घर में बैठाया जा रहा है, ऐसा अगर है तो ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता, और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान है। अब जब सजा की बात की जाती है तो सजा की बात जब की जाए तो क्या है, जिस प्रकृति का अपराधी उस हिसाब से दंड का प्रावधान है। जिस प्रकृति का, चोरी करके कोई अपराधी आया है तो सजा का प्रावधान, जिसने शरण दी है उसको सजा का प्रावधान अलग है, मर्डर करके आया है तो सजा का प्रावधान अलग है। यहाँ सभी सजाओं को डिफाइन करने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा और बहुत ही सिस्टम बड़ा हो जाएगा। इतना आपको भी AIBE का जो एग्जाम होने वाला उसमें इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, अपनी जानकारी के लिए आप लोग बेयर एक्ट उठाकर सेक्शन 249 की जो पनिशमेंट का जो प्रावधान है उसको जरूर देखें। आज कुछ सेक्शन हम बताएंगे तो उनको लेकर आप लोग बेयर एक्ट जरूर उठाना, इसीलिए हमने उनको यहाँ पर पूरी तरह से नहीं दिखाया है क्योंकि आप लोग बिल्कुल बेयर एक्ट उठा ही नहीं रहे। आज हम कहेंगे तो बेयर एक्ट उठाकर उसमें जरूर देखना कि सजा का प्रावधान क्या दिया गया है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा सेक्शन देखते हैं 250। क्या कहती है? अपराधी को सजा से बचाने के लिए उपहार या अन्य लाभ लेना। मतलब स्पष्ट रूप से समझें, मतलब कि अपराध आपके सामने हुआ है, आप जानते हैं ये अपराध हुआ है, लेकिन उस अपराधी को हम बचा रहे हैं। इसलिए अपराधी को सजा से बचा रहे हैं। सजा से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? उपहार ले रहे हैं या अन्य किसी प्रकार का लाभ ले रहे हैं। कोई संपत्ति ले रहे हैं, कोई उपहार ले रहे हैं, या किसी और प्रकार का लाभ ले रहे हैं, किस लिए कि जो अपराध जिसने किया है उसको सजा से बचा सकें। तो ऐसा करना भी क्या है? ऐसा करना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसा जो अपराध किया करता है उसके लिए सजा का प्रावधान क्या है? मूल अपराध के हिसाब से दंड का प्रावधान। जो मूल अपराध रहा होगा, जिस अपराधी ने जो मूल अपराध किया है उस हिसाब से जिसने मतलब उसको सजा से बचाने के लिए उपहार या अन्य लाभ लेने के लिए जो बचाने की कोशिश की है ना, उसको मूल अपराध के हिसाब से दंड का प्रावधान किया जाएगा। जब आपने बेयर एक्ट उठा ही लिया है तो जब आप सेक्शन 249 देखेंगे तो 250 भी देख लें उसमें। इसके बाद आगे ये 1-2 सेक्शन और हैं, उनका भी आप सजा का प्रावधान, क्योंकि इनको अगर हम डिटेल में यहाँ समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, और इतनी ज़रूरत अभी AIB के लिए है नहीं। आपको हम शुरू से बताते चले आए हैं, कम से कम और सेलेक्टेड पढ़ाना है, पास कराना है अच्छी तरीके से, इसमें कोई भी रिस्क ना रहे। वैसे भी जो आपको वो मिलता है, रिजल्ट आता है, उसमें सिर्फ पास या फेल लिख कर आता है, किसी प्रकार के कोई नंबर नहीं आते हैं। लोग ज़्यादा नंबर लाने के चक्कर में फालतू का बर्डन ले लेते हैं और वहाँ जाकर एग्जाम पेपर में जो गलतियाँ हैं छोटी छोटी वो कर देते हैं, OMR गलत भर लेते हैं, और फिर बाद में रोते हैं कि सर ये गलती हो गई या वो गलती हो गई। तो ऐसा नहीं करना है, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं लेना है। अब हम हमारी नेक्स्ट सेक्शन जो है
251 धारा 251 क्या है? अपराधी को बचाने या अपराध को छिपाने के बदले में उपहार संपत्ति की पेशकश करना। इसमें क्या है, जैसे कोई अपराधी है, उसको बचाना है या अपराध को छुपाना है, उसके बदले में उपहार या संपत्ति की पेशकश कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं कि अपराधी जो है उसको बचाना है, कि ऐसे ऐसे आप अपराधी को बचाना है और उसके लिए हम आपके बदले में ये संपत्ति देंगे या ये उपहार देंगे या कुछ भी करेंगे। कई प्रकार के मामले होते हैं, आपके सामने आते रहते हैं, आप देखते रहते हैं, यही सब मामले जुड़े हुए होते हैं। तो यही सब आपके सामने उदाहरण रहा करते हैं, तभी हम हमेशा जो हमारे आसपास के समाज से जुड़े उदाहरण होते हैं वही दिया करते हैं। तो क्या है उसके, वही एक सब करना क्या है, ये भी एक भैया अपराध की श्रेणी में आता है। और जब ऐसा अपराध की श्रेणी में आता है तो फिर ऐसा अपराध करने वाले के साथ क्या होता है, तो जो ऐसा अपराध करता है उसके साथ भी सजा की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि मूल अपराध कितना गंभीर था, कि मूल अपराध जितना गंभीर होगा उसी हिसाब से ऐसे व्यक्ति को सजा मिलेगी जिसने कि उपहार या संपत्ति का ऑफर दिया होगा, किस लिए, अपराधी को बचाने के लिए या उसका अपराध छिपाने के लिए। अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन 252 धारा 252 की बात करते हैं। चोरी की संपत्ति वापस दिलाने में मदद करने के बहाने किसी से रिश्वत लेना। इसको समझो सीधी तरीके से, किसी की कोई मान लो कार है, चोरी हो गई। अब क्या है, कोई व्यक्ति उससे ये कह रहा है कि हमारे कॉन्टैक्ट हैं, तुम एक काम करो, थोड़ा पैसा खर्च करो, हम तुम्हारी कार ढूंढवाएंगे या हम तुम्हें कार वो वापस दिलवाएंगे। अब उसने तुमसे ऐसा कहकर ले लिए 50,000 रुपए। अब 50,000 ले लिए, ये क्या ले लिए, रुपए ले लिए, किस लिए ले लिए, कि तुम्हें तुम्हारी कार हम दिलवाएंगे। अब ना तो वो कुछ कर रहा है, ना वो कार दिला रहा है, और ना उसने कोई कुछ किया, सिर्फ फालतू के आपसे रुपए ले लिए, एक तरीके से आपके साथ धोखाधड़ी कर ली, रिश्वत के रूप में ले लिए। तो ऐसा करना ये भी अपराध की श्रेणी में। कार बार कुछ मिली नहीं, पैसे का पैसा चला गया। अब क्या, अब हम बाद में इसकी शिकायत करेंगे ये जब कार नहीं मिलेगी कि सर कार के का कहकर इन्होंने हमसे ऐसे ऐसे इतने रुपए ले लिए। अब वो कोई भी हो सकता, कोई अधिकारी भी हो सकता, कोई कर्मचारी भी हो सकता, कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकता, आपका साथी, कोई दोस्त वगैरह, कुछ भी हो सकता है। जब पैसे की बात आती है तो ये कार्रवाई सभी लोग करते हैं, है ना। तो अगर ऐसा किसी ने अपराध किया है रिश्वत वाला, आपकी कोई चोरी की संपत्ति वापस दिलाने के लिए, तो ऐसा करना क्या है, ये आपका 2 वर्ष कारावास और जुर्माना दोनों का इसमें प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट जो सेक्शन हमारा है उसको हम देखते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट सेक्शन 253 धारा 253 क्या कह रहा है, जो कानूनी हिरासत से भागा हो या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, ऐसे अपराधी को शरण देने से संबंधित है। सीधी बात समझो, कोई व्यक्ति है जिसने कोई अपराध किया है और वो क्या था, कानूनी हिरासत में था, अब वो वहां से भाग गया, जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, ऐसा अपराधी को आप क्या कर रहे हैं, अपने घर में छुपा रहे हैं या उसके लिए कहीं अलग से व्यवस्था कर रहे हैं, उससे संपर्क करके कि तुम हमारे फलाने फार्म हाउस पर चले जाओ या तुम हमारे उस वाले घर में रहने लो, जो लगो जाके शरण दे रहे हैं। तो ये क्या है, जबकि आपको पता है कि ये अपराधी, ये अपराध करके आया है, तो ये क्या है, ये जो है ऐसा करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो जब ऐसा अपराध किया जाएगा तो क्या है, इसमें सजा का भी प्रावधान है। अब सजा का प्रावधान क्या है, सजा इसमें दी गई है अपराध की गंभीरता के हिसाब से सजा। सीधी बात है, अब चोरी की होगी अगर किसी ने, और चोरी जैसा अपराध का कोई अपराधी है, तो उसको मृत्युदंड थोड़ी ना दे दिया जाएगा, ना ही उसको आजीवन कारावास कर दी जाएगी। लेकिन अगर कोई मर्डर करके आया, किसी की हत्या करके आया, तो उसमें मृत्युदंड का भी प्रावधान है और आजीवन कारावास का भी है। तो यहाँ पर एक किसी स्थिति को लेकर कैसे सजा को स्पष्ट किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो इसलिए क्या कहा गया, अपराध की गंभीरता के साथ, जिस हिसाब से अपराध जितना गंभीर होगा उस हिसाब से सजा का प्रावधान है। अब ये पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए बेयर एक्ट आप उठाए हुए हैं, उसमें जरूर एक बार आप लोग इसको डिटेल में भी देख लें। वैसे होता क्या है कि जब जैसे कि मृत्युदंड जैसे की सजा अगर का अपराधी है तो उसमें लगभग 7 वर्ष तक की सजा हो जाती है, और अगर आजीवन कारावास तो 5 वर्ष की, और अगर 10 वर्ष तक के कारावास तो 1/3 1/4, ऐसे करके सजा के प्रावधान है। उनको आप डिटेल में एक बार पढ़ जरूर लीजिए, सभी सेक्शन में थोड़ा अलग अलग हैं, वेयर एक्ट उठाया है, एक बार उनको देख लीजिए। वैसे इतना अंदर डीप में जाने की जरूरत AIBE जैसे एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए देखना जरूर है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 254 धारा 254 क्या है, लुटेरों या डकैतों को शरण देना। वहां अपराधी को शरण दी गई थी, यहाँ लुटेरे डकैतों को शरण दी गई। मतलब कोई लुटेरे हैं या डकैत हैं और आपने उनको शरण दे दी, तो ये भी अपराध है। जब पकड़े जाएंगे तो पता किया जाता है ये कहाँ कहाँ रुके थे, तो फलानी जगह रुके थे, उनके यहाँ रुके थे, फिर वो सब उठाए जाते हैं।
फिर चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ऐसा करना क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा जो काम करता है, ऐसा अपराध करता है, तो क्या होता है, उसके साथ सजा का प्रावधान दिया जाता है। क्या है, 7 वर्ष का कारावास, कठोर कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हमारा सेक्शन 255, धारा 255 क्या कह रही है, लोक सेवक के द्वारा किसी व्यक्ति को दंड या संपत्ति को जब्त होने से बचाने के इरादे से कानून के निर्देशों का पालन ना करना। सीधी बात है, लोक सेवक आप समझ ही गए हैं, किसी प्रकार का प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति को दंड या संपत्ति को जब्त होने से बचाने के इरादे से कानून के निर्देशों का पालन ना करना। मतलब कोई निजी फायदा के लिए कोई व्यक्ति है जिसकी निजी संपत्ति है, कानून की तरफ से आदेश है इसको जब्त करना है, लेकिन क्या है, उसको निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह आपको पता है। कोई पुलिस अधिकारी कर्मचारी है, कोर्ट की तरफ से आदेश है इसकी संपत्ति जब्त करनी है, लेकिन संपत्ति को जब्त नहीं कर रहे, उससे कह रहे हैं कि अपना सेटलमेंट कर लो कुछ, या कुछ और व्यवस्था बना लो, या ये कर लो। उसको फालतू के वो और दिए जा रहे, सुझाव और दिए जा रहे अपनी संपत्ति बचाने के लिए, जबकि कोर्ट की तरफ से क्या है, आदेश है, स्पष्ट रूप से लिखा है, उसको बचाने के इरादे से कानून के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा करना क्या है, ये भी अपराध है। और ऐसा अपराध करना, जब ऐसा कोई अपराध करता है तो ऐसे अपराधी को 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। जो भी लोक सेवक ऐसा कार्य करता है कि कानून की तरफ से आदेश दिए गए हैं संपत्ति को जब्त करने के लिए, लेकिन वो उसकी अवहेलना करता है, नहीं मान रहा है, नहीं कार्य कर रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई निजी फायदा छुपा होता है, तो ऐसा करना जो है अपराध की श्रेणी में आता है। तो सीधा सीधा इसमें 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान दिया गया है। अब हम हमारी नेक्स्ट सेक्शन जो है वो देखते हैं, सेक्शन है 256। क्या कह रहा है सेक्शन, धारा 256, किसी व्यक्ति को कानूनी दंड से बचाने या संपत्ति को जब्त होने से बचाने के इरादे से लोक सेवक द्वारा गलत रिकॉर्ड या दस्तावेज तैयार करने से संबंधित। वहां पर यह था कि बचाने के लिए न्यायालय का निर्देश ही नहीं मान रहे थे, कानूनी कार्रवाई थी उसको कर ही नहीं रहे थे, उसको तवज्जो नहीं दे रहे थे, मान ही नहीं रहे थे। ये किस में था, सेक्शन 255 में। 256 में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को जो कानूनी दंड से बचाने या संपत्ति को जब्त होने से बचाने के लिए कोई लोक सेवक है, क्या है, झूठे रिकॉर्ड तैयार कर रहा है, झूठे दस्तावेज, जिससे कि उसकी संपत्ति जो है बच जाए। अब इसके पीछे कहीं ना कहीं पर्सनल कुछ ना कुछ फायदा हुआ करता है, तभी कोई व्यक्ति इतना करेगा किसी के लिए। तो ऐसा जब लोक सेवक द्वारा किया जाता है कि फर्जी रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं, फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, किस लिए बनाए जा रहे हैं कि किसी अपराधी की इसको कानूनी दंड से बचने के लिए संपत्ति को जब्त होने से बचाया जा सके। ठीक है, तो ऐसा करना ये भी क्या है, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो जब ऐसा कोई लोक सेवक अपराध करता है तो उसको 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित होना पड़ता है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 257, धारा 257 क्या कहती है, न्यायिक कार्यवाही में किसी लोक सेवक द्वारा कानून के विपरीत कोई रिपोर्ट, आदेश या निर्णय देना। किसी भी प्रकार की कोई न्यायिक कार्रवाई चल रही है, प्रक्रिया है, और उसमें आपके पुलिस विभाग के कर्मचारी हों या अधिकारी हों, कुछ ऐसा आदेश या रिपोर्ट या निर्णय दे रहे हैं जो कि बिल्कुल विपरीत है न्यायिक कार्रवाई का। ठीक है, तो ऐसा करना क्या अपराध की श्रेणी में आ जाता है। जैसे कि कानून की तरफ से बता दिया गया है कि आपका किसी पार्टी के साथ केस चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर, प्रॉपर्टी आपको कानून न्यायालय से आपको क्लीन चिट मिल गई है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, आप केस जीत गए हैं। अब इस प्रॉपर्टी को खाली कौन कराएगा, पुलिस प्रशासन अधिकारी कराएंगे। अब पुलिस प्रशासन अधिकारी क्या कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं कि आप केस जीत गए, अच्छा अच्छी बात है, ठीक है, इसमें तो समय दिया गया है, अभी कौन से 2 महीने हो गए, 2 महीने का समय दिया गया है, और वो टाल मटोल करते करते 2 महीने निकाल दे रहे हैं, प्रॉपर्टी आपको आपके हाथ तक पहुंचा नहीं रहे हैं, और फिर बाद में कह रहे कि कोर्ट का जो आदेश था वो तो 2 महीने का था, अब तो 2 महीने पूरे हो चुके, अभी तक आप कहाँ थे, आपको आना चाहिए था, ये था वो था। कई प्रकार के झमेले हुआ करते हैं कोर्ट कचहरी थाने से लेकर, इन्हीं सब चीजों को लेकर ये कानून धाराएं, ये वकील, सब लोग इन्हीं सब में पूरे लगे रहते हैं। सुबह एक वकील जाता है न्यायालय और शाम तक लौट के आता है, 50 मुकदमे 50 फाइलें देखते देखते सिर दर्द करने लगता है। ऐसा ही पूरी न्याय व्यवस्था चल रही है। तो इसलिए ऐसा कई बार ऐसा अपराध होता है, तो ऐसा अपराध करने वाले के साथ क्या होता है, 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान होता है। ऐसा तो आपने कई जगह देखा होगा कि न्यायालय से पुलिस को दिए जाते हैं निर्देश कि ये कराना है, और पुलिस उस पर सुनवाई नहीं करती।
आगे पीछे करती है, टाल मटोल करती रहती है, जबकि पुलिस का सीधा सीधा कार्य यही है कि सुनवाई करना। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन 258 धारा 258 के बारे में बात करने वाले हैं। प्राधिकार रखने वाले अधिकारी, मतलब किसी भी प्रकार का अधिकार रखने वाला अधिकारी द्वारा जानबूझकर, भाई जानबूझकर आ गया, कानून के खिलाफ कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को मुकदमे या कारावास के लिए भेजने से संबंधित है। सीधा बात। अब क्या है इसमें, इसको हम समझते हैं एक उदाहरण की तरीके। उदाहरण क्या दिया गया है, झूठा फंसाना। झूठा फंसाना कैसा, कि कोई अधिकारी है जो अधिकार रखता है किसी को जेल भेजने या उस पर मुकदमा लिखने का। कोई अधिकारी है, अधिकार रखता है किसी व्यक्ति को जेल भेजने का या उस पर मुकदमा लिखने का। अब क्या है, जानबूझकर, कि अच्छे से पता है कि ये निर्दोष है, लेकिन जानबूझकर क्या कर रहे हैं, उसको फंसाया जा रहा है, उसके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है, उसको जेल भेजा जा रहा है। तो ऐसा करना क्या है, ऐसा करना भी कानून की नज़र में अपराध है। और ऐसा अपराध करने वाले अपराधी को, जो ऐसा अधिकार रखने वाला अधिकारी जब ऐसा अपराध करता है तो उसको 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना का प्रावधान है। और ऐसा कई अधिकारियों के साथ हुआ है, जिन्होंने झूठा फंसा दिया, झूठे नाम रख दिए, झूठे मुकदमे लगा दिए, और फिर जिसको फंसाया उसने लंबे समय तक मुकदमा लड़ा, उसने जीत हासिल की, फिर जिस अधिकारी के द्वारा ये फॉल्ट हुआ था, जिस गलती हुई थी, फिर उसको सजा हुई, फिर उसने सजा भुगती। तो ये सब चलता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लिखा पढ़ी है, ऐसा कोर्ट में, कचहरियों में, न्यायालयों में ये सब चलता रहता है। ये सब देखने को आपको मिलेगा जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे, जाना आना शुरू करेंगे। और जो लोग जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन 259 धारा 259 की बात करते हैं। क्या कहती है, एक लोक सेवक द्वारा जानकर किसी अपराध को पकड़ने में चूक या हिरासत से भागने से संबंधित है। मतलब सेक्शन 259 सीधा सीधा ये है कि कोई एक लोक सेवक जो है अच्छी तरह से जानता है अपराधी को, लेकिन क्या है, पकड़ने में चूक कर रहा है या हिरासत से भगा दे रहा है, इससे संबंधित ये धारा है। ऐसा करना क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। भाई तुम्हें पता है कोई अपराधी है, लेकिन उसको पकड़ नहीं रहे, जानबूझकर चूक कर रहे हैं, या पकड़ लिया है तो उसको भगा दिया है, प्रस्तुत नहीं कर रहे, कागजों में दिखाया नहीं कि तुम लोगों ने पकड़ लिया या नहीं पकड़ लिया। किस लिए, कि लेन देन हो गया, कुछ पर्सनल फायदा हो गया, संपत्ति से लेके दुनिया के उपहार से लेके कई व्यवस्थाएं होती हैं। ये सब जब बीच में आ जाती हैं तो न्याय प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो ये सब जब हो जाता है तो समस्या आ जाती है कि कोई चालान है कोर्ट द्वारा पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं रहे हैं उसको, उसके पास सूचना पहुंचा दे रहे कि तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे आया हुआ है, अपना सेटलमेंट कर लो, तब तक 4 दिन का समय है, और खर्चा पानी कुछ करो भाई। तो बस यही चलता है फिर। तो यहाँ पर न्याय व्यवस्था थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। लेकिन सच जो है वो कहीं ना कहीं सामने आता है, और न्याय प्रणाली कभी भी ऐसी कमजोर नहीं होती है कि सच सामने ना आए। तो ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा जो भी अपराध करता है, जो लोक सेवक, अपराधी के अपराध की गंभीरता पर निर्भर है। सजा की जब बात की जाती है तो जो अपराधी है उसकी जो गंभीरता रही होगी, केस की किस टाइप का अपराधी है, उसमें क्या सजा का प्रावधान है, उस हिसाब से ऐसा अपराध करने वाले को भी सजा मिलती है। वेयर एक्ट आपके पास है, एक बार इस पर भी नजर डाल लेना। इसलिए आज हम वेयर एक्ट से रिलेट करके ही चल रहे हैं ज्यादातर। जिसमें सीधा सीधा सजा का प्रावधान है उसको बता दे रहे हैं, और जिसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है उसको पूरा यहाँ एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और इतना डीप में नहीं जाना है, क्योंकि सब कुछ हम यहीं पढ़ा देंगे। फिर अभी यूपी एपीयू में जब आपको पढ़ाएंगे तब क्या पढ़ाएंगे फिर हम, भाई तब भी तो पढ़ाना, तब भी तो कुछ जानकारी एक्स्ट्रा लेनी है। ये तो सिर्फ बेस तैयार कर रहे हैं, और इसी बेस की आपको सिर्फ जरूरत है, जो आप वेयर एक्ट से रिलेट कर पाएंगे और अपने AIVE के एग्जाम को आराम से पास कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो 260 धारा 260 क्या है, लोक सेवक द्वारा अदालत द्वारा सजा पाए गए या कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जानबूझकर, भाई पूछ हो गया, भाई गलती हो गई, जानबूझकर पकड़ने में चूक करना। अच्छे से पता है कोई लोक सेवक है, उसको अच्छे से पता है कि अदालत द्वारा सजा पाए गए या कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पकड़ना है, लेकिन क्या है, पकड़ नहीं रहे। वो अच्छे से पता है कानून द्वारा इसको सजा प्राप्त है और ये क्या है, हिरासत में इसको लेना है, लेकिन जान रहे हैं खूब, लेकिन नहीं पकड़ रहे। तो ये लोक सेवक जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ये अपराध कर रहे हैं। तो इन लोक सेवक के साथ क्या होगा, लोक सेवक को सजा भी मिलेगी। क्या सजा मिलेगी भैया, सजा जो है वो मूल अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। जो मूल अपराध, जो अपराधी है उसने जो मूल अपराध जो अपराध किया होगा
कितना गंभीर अपराध है, उसमें क्या सजा का प्रावधान होता है, उसके हिसाब से इनको सजा दी जाएगी। इन लोक सेवक में ज्यादा सीधा सीधा पुलिस पर ही उंगली साधी जाती है, पुलिस विभाग पर। अब पुलिस विभाग ही ऐसा है जो सिर्फ वकीलों से ही डरता है, बकाया तो सबको ABCD पढ़ाता रहता है और चलाता रहता है। वकील ही ऐसे हैं जो इनको चला देते हैं। ठीक है, तो आप लोग वकील बनने वाले हैं, थोड़ा ज्ञान लेते रहें, पढ़ते रहें, तभी आप कुछ वहां बता पाएंगे। नहीं तो AI भी तो पास कर लेंगे, लेकिन जब कोई पुलिस वाला सामने बैठा होगा और 4 बातें कर रहा होगा और आपके मुंह से नहीं निकलेंगी 2 बातें, क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए बेरेक्ट भैया जरूर उठाओ, उसको भी देखो, समझो, गंभीरता को समझो। AIBE पास हो जाना ही सब कुछ नहीं है। आप न्यायालय में बोल भी तभी पाएंगे जब आपके पास खुद का भी ज्ञान होगा, कुछ खुद आपने पढ़ रखा होगा। आज नहीं पढ़ोगे, कल पढ़ना पड़ेगा। आज कहीं ना कहीं समस्या आ रही है, कोई बात नहीं, हम जिस हिसाब से शॉर्टकट को लेकर चल रहे हैं पास करा देंगे, लेकिन फिर आगे भविष्य में पढ़ना पड़ेगा। तो जब अभी समय है तो थोड़ा थोड़ा अभी से लेके चलते रहो, क्या समस्या आ रही है उसमें? कोई समस्या नहीं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 261, धारा 261 क्या कह रही है? लोक सेवक द्वारा लापरवाही से किसी कैदी को हिरासत या कारावास से भागने देने से संबंधित। मतलब कोई भी लोक सेवक, पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी ऐसा है जिसको अच्छे से पता है कोई कैदी है लापरवाही ऐसी की कि हिरासत से या कारावास से भाग गया या भगा दिया, उससे ऐसा अगर कोई भी लोक सेवक द्वारा अपराध होता है तो भाई उस लोक सेवक के साथ 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना जैसा दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें यही हो सकता है कि मान लो कोई व्यक्ति अपराधी है, कारावास में है, जेल में बंद है, ताला आपने खुला छोड़ दिया, लापरवाही कर दी, कुंडी खोली, भाग गया। अब आप कहोगे अरे सर पता नहीं कब चला गया, क्या हुआ? चला गया तो चला गया, रेल तो तुम्हारी बननी बन गई, तुम्हारे ऊपर मुकदमा चालू हो गया। जब तुम इसके अपराधी घोषित हो जाओगे, 2 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है, दोनों भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब हम हमारी क्या है नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है क्या है 262, धारा 262। 1 मिनट जरा हमारी बात सुन लीजिए। यूपी APO वाले, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम यूपी APO की कुछ तैयारी प्रारंभ कराएं, वैसे ये जो तीनों क्रिमिनल लॉ हैं तीनों ही यूपी APO में आते हैं। जो भी हम आपको AIVE के लिए तो शॉर्टकट में पढ़ाएंगे, लेकिन APO के लिए आपको डिटेल में हम पढ़ाएंगे। बकाया भी क्या पढ़ाएं क्या ना पढ़ाएं, और तो उसमें GK GS ये सब आता है, सब कुछ तैयारी मैंने कर रखी है, सब कुछ है। किसी प्रकार का कोई बैच ना तो बेचने वाले हैं, ना ही आपको हम ये कह के देने वाले हैं कि आपको हम पूरी तैयारी की जिम्मेदारी लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये तैयारी की जिम्मेदारी तब ली जाए जब हमारे पास इतनी व्यवस्था हो। मेरे पास इतनी व्यवस्था है नहीं, मैं खुद के बनाए हुए नोट से ही आपको पढ़ा सकता हूँ, आपको नॉलेज दे सकता हूँ, ज्ञान की बात बता सकता हूँ, आपको रणनीति बता सकता हूँ, स्ट्रेटेजी जो होगी वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी ये बता सकता हूँ, आपकी तैयारी करवा सकता हूँ। लेकिन किसी का मैं ये ठेका नहीं ले सकता हूँ पूरा वाला। हाँ, मैं अपना, देखिए हो सकता है थोड़ा आपको कड़वा लग रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है। ठीक है, यूपी APO अगर आप सेल्फ स्टडी करने लायक हैं, स्थिति में अगर कर सकते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जरूर जाएं, और हम सेल्फ स्टडी वालों को जरूर पूरा गाइडेंस देंगे, पूरा यूपी APO तैयार करवाएंगे। तो सबसे पहले जो लोग चाहते हैं कि हम यूपी APO की तैयारी करवा दें, तो आपको हम अगला कल से एक वीडियो एक्स्ट्रा देने लगूंगा, जिसमें यूपी APO के बारे में पहले पूरी जानकारी होगी, फिर सिलेबस डिस्कस होगा और सारी चीज़ों को धीरे धीरे देना हम शुरू कर देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग हमारे पास इसमें कमेंट बॉक्स में यूपी APO लिखकर जरूर डाल दें। कम से कम पता भी तो चले कितने लोग चाहते हैं हमारी इस तैयारी से जुड़ना, कि हम फालतू में 2-4 लोगों के लिए तैयारी करवाएं तो अच्छा नहीं लगेगा, मजा ही नहीं आएगा सर। तो आप लोग ये काम जरूर कर लें, फिर हम 2-4 दिन के अंदर से शुरुआत कर देंगे। पूरा डिटेल में सब कुछ बताएंगे, क्या चल रहा है, कब आएगा यूपी APO, फालतू में यूट्यूब पर क्या बवाल मचा हुआ है, आना भी है, कब तक आना है, कितनी वैकेंसी आएगी, सारा कुछ सब कुछ डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम क्या, सेक्शन 262 की धारा 262 की, अपनी वैध गिरफ्तारी का विरोध या बाधा डालने से संबंधित। मतलब अपनी खुद की वैध गिरफ्तारी, मतलब क्लियर कोई अपराध किया है, क्लियर गिरफ्तारी होनी है, लेकिन उसका विरोध डाल कर रहे हैं कि नहीं हम गिरफ्तार नहीं होंगे, ये वारंट दिखाओ, वो दिखाओ, ऊपर के आदेश दिखाओ, ये करना वो करना, जबकि पुलिस वालों के पास प्रॉपर नोटिस है, पकड़ने का अधिकार है, आप उसका विरोध कर रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। तो ऐसा करना क्या है, ऐसा करना जो अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऐसा अपराध करने वाले अपराधी को 2 वर्ष से का
कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा 263 धारा 263 किसी अन्य व्यक्ति के वैध गिरफ्तारी या पकड़े जाने में बाधा डालने संबंधित। सेक्शन 262 जो था वो तो अपनी के लिए था, और सेक्शन 263 जो है देखिए एक दूसरे रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्या है भाई, ये किसी अन्य के लिए है। मान लो मोहल्ले में किसी अन्य व्यक्ति को कोई मतलब पुलिस वाले आए पकड़ने के लिए, वैध गिरफ्तारी है, उसने कोई कांड कर रखा है, उसको लेकर पकड़ने के लिए आए। अब आप बीच में नेता बन रहे हैं, उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए फालतू की बहसबाजी कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं प्रक्रिया में, तो क्या है भाई, ये भी अपराध है। अगर आप ऐसे नेता बन रहे हैं तो भैया बनना बंद कर दें, जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो, चीजें ना पता हो कि किसी ने व्यक्ति ने अपराध किया है और आप उसकी फालतू की पक्ष ले रहे हैं, उसको पकड़ने नहीं दे रहे हैं और कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो जो वो दोषी व्यक्ति है ना, जिसकी बाधा आप डाल रहे हैं पकड़ने में, तो उसने जो अपराध किया है ना, दोषी व्यक्ति के अनुसार सजा का प्रावधान, उसने जो अपराध किया है ना, उसमें जो सजा का प्रावधान होगा उसके हिसाब से आपको सजा मिलेगी। ठीक है, इसको भी वेयर एक्ट में एक बार जरूर देख लेना ध्यान से। अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन 264 धारा 264 के बारे में बात करेंगे। क्या कहती है धारा 264? लोक सेवक द्वारा गिरफ्तारी में चूक या कैदी को भगा देने से संबंधित है। भाई किसी भी पुलिस वाले, पुलिस अधिकारी, लोक सेवक जो हैं उनकी गिरफ्तारी में चूक कर रहे हैं या कैदी को भगा दिया, इससे संबंधित है। अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उन मामलों को छोड़कर जिनके लिए कानून में पहले से ही प्रावधान किया गया। अब कानून में पहले से अगर प्रावधान किया गया है तो ठीक है, अब प्रावधान नहीं है तो क्या करना है भैया? तो ऐसा करना क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसा अपराध करने वाले अपराधी को क्या है, 2 वर्ष से 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान दिया गया है। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन 265 धारा 265 क्या कह रही है। धारा 265 सामान्य प्रावधान है। क्या सामान्य प्रावधान है? किसी व्यक्ति को विधि पूर्वक गिरफ्तार करने, भगाने या छुड़ाने में प्रतिरोध या बाधा डाली जाती है, बशर्ते कि उस अपराध के लिए किसी अन्य कानून में विशेष प्रावधान ना किया गया हो। तो अगर ऐसी स्थिति है तो सेक्शन 265 के अकॉर्डिंग ऐसा अपराध करने वाले को 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान इसमें दिया गया हुआ है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 266 धारा 266 क्या कह रही है। सजा में शर्त अनुसार मिली छूट का दुरुपयोग। किसी को कोई सजा मिली है, उसमें कोई शर्त रख दी गई है और उसको छूट दे दी गई है, अब उसका तो क्या किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो ये करना अपराध है, और ऐसा करना किसके श्रेणी में आता है, अपराध की श्रेणी में आता है। उसमें क्या होता है, तो फिर जो बची हुई सजा होती है उसे से सजा काटनी होगी। एक उदाहरण से इसको समझ लो, अच्छे से दिमाग में चिपक जाएगा। किसी ने चोरी की, उसको 5 साल की सजा दे दी गई न्यायालय की तरफ से। अब क्या है, 2 साल उसने सजा काट ली, 2 साल बाद न्यायालय की तरफ से उसके आचार विचार व्यवहार को देखकर ये कह दिया गया, चलो ठीक है तुम्हें जमानत मिलती है, लेकिन 3 साल तक, जो आपकी 3 साल की सजा बची है, अभी 5 साल में 2 साल तुमने काट ली, 3 साल तक आप जिले के बाहर नहीं आएंगे या जिले के बाहर रहेंगे। ठीक है, न्यायालय से आदेश है कि आप जिले के बाहर नहीं जाएंगे, अपने क्षेत्र के बाहर नहीं जाएंगे। और अब आप जैसे ही 2-4-6 महीने हो गए, आपने कहा आप तो सब नॉर्मल है, आप साहब चले गए कुल्लू मनाली घूमने, अब वहां से फोटो खींची फेसबुक पर डाल रहे हैं, 4 लोगों ने देखी, रिमांड लग गई, तुरंत पुलिस आएगी, उठा के ले जाएगी न्यायालय, और जज साहब बताएगी साहब ये तो कुल्लू मनाली घूम रहे थे। सो जज साहब कहेंगे अच्छा तुमने कोर्ट की जो आदेश था उसकी अवहेलना की, कितनी सजा बची इनकी, 3 साल बची थी साहब, ठीक है पहुंचाए उन्हें 3 साल, अब पूरी काट तभी निकलोगे, चलो जाओ। ये है उदाहरण, समझ गए, पूरा एकदम चिपक गया हुआ दिमाग। ठीक है, इससे बढ़िया उदाहरण कोई नहीं दे सकता। यही है सेक्शन, क्या कहता है ये 266 कह रहा है ये बात, सजा में शर्त अनुसार मिली छूट का दुरुपयोग। समझ गए क्या है, कभी नहीं भूलोगे अब ये चीज। ठीक है ना, क्या होता है सजा का प्रावधान, बची हुई सजा काटनी पड़ती है, किसमें है, सेक्शन 266 में। अब हम बात करते हैं हमारे सेक्शन 267 धारा 267 की। क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी लोक सेवक का जब वह न्यायिक कार्रवाई कर रहा हो जानबूझकर अपमान करेगा या उसके काम में रुकावट डालेगा। कोई लोक सेवक है, आया हुआ है, अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहा है, और कोई व्यक्ति द्वारा उसमें क्या किया जा रहा है, जानबूझकर
उसका अपमान किया जा रहा है। अरे तुम क्या जानते हो, तुम कल से चले आए, मैं इस विभाग में रहा हूँ, मैं ये अधिकारी रहा हूँ। अरे तुम रहे थे तब रहे थे, अब बीच में मत किसी चीज की उंगली करो, ठीक है ना। कोई लोक सेवक अपना कार्य कर रहा है, न्यायिक कार्रवाई कर रहा है, अब जान पूछ कर तुम उसमें क्या कर रहे, अपमान कर रहे हो उसका, उसके काम में रुकावट डाल रहे। तो ऐसा करना भैया जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है। चीजें बदलती रहती हैं, कानून व्यवस्था बदलती रहती है। कोई लोक सेवक अगर अपना कोई काम कर रहा है, अगर वो उसकी जानकारी नहीं है, तो बीच में जबरदस्ती डंडा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उल्टा डंडा हो जाया करता है। और जब ऐसा हो जाता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। क्या अपराध होता तो क्या है, सजा भी आती है, क्या 6 माह की कैद और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है, सेक्शन 267 में। अब हम हमारी नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 268, जान पूछ कर या धोखे से न्यायिक प्रक्रिया में मूल्यांकनकर्ता का नाटक करना। धारा 268 कहती है कि खूब पता है सबरी बातें कि आप फर्जी हैं, लेकिन जान पूछ कर क्या कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया कोई है उसमें अपने आप को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे आप कोई किसी विभाग से जुड़े हुए हैं या मूल्यांकन करता है, नाटक कर रहे हैं किसी भी प्रकार के धोखे का। ऐसा करना क्या है, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। अब हम हमारी नेक्स्ट सेक्शन 269 धारा 269 के बारे में बात करते हैं। ये हमारा अध्याय 14 का लास्ट सेक्शन है, और ये क्या कह रहा है कि जमानत या मुचलके पर रिहा होने के बाद बिना किसी वैध कारण के अनुपस्थित, किसी को जमानत मिल गई है, ठीक है, या मुचलका भरकर दे दिया गया। मुचलका एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें सशर्त ये कहा जाता है कि अगले जितनी तारीखें होंगी आपको न्यायालय में प्रस्तुत होना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब क्या है कि कोई वैध कारण नहीं है, ना आपको बुखार आया है, ना आपकी तबीयत खराब है, ना आप हॉस्पिटल में भर्ती है, ना आपकी टांग टूटी है, लेकिन जान पूछकर तारीख पर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं, जज साहब के सामने जाना पड़ेगा इसलिए नहीं आ रहे हैं, वकील साहब के सामने जाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, तो क्या है, अनुपस्थिति मार रही है। वकील साहब को भी नहीं पता हमारा क्लाइंट क्यों नहीं आया, अब जज साहब के सामने पहुंच गए, केस लगा हुआ है, न्यायालय का समय खराब हो रहा है। ऐसा अगर होता है तो ये करना क्या है, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो आप जिसके अपराधी हो वो तो चल ही रहा, अलग से एक मुकदमा और लग जाएगा आपके ऊपर, समझ रहे हो। सेक्शन 269 क्या है कि जमानत या मुचलके पर रिहा हो गए थे लेकिन अब ये आ नहीं रहे हैं, अनुपस्थित हैं। इसमें क्या है, 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। जिस दिन आओगे वहीं जेल भेज दिए जाओगे, बात समझ रहे हो। तो इसलिए ये अपराध की श्रेणी में आता है। ये कौन कहता है, सेक्शन 269। पूरी वीडियो आपने देखी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी एपीओ लेकर कमेंट जरूर करें, वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं। पूरा AIVE20 सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं। जो लोग अभी तक ना जुड़े हों सभी लोग जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।